इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, इतनी बात तो पक्की है ना। और मोटिवेटेड भी होगा बच्चा, क्यों? क्योंकि गेम्स में सबको मजा आता है, बच्चा है तो गेम्स में तो मजा आएगा ही। तो हमें पहला ऑप्शन ज्यादा बेहतर लग रहा है बाकी के दो के। फिर भी बाकी के दोनों को देखते हैं एक बार। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेटिंग विद लाइफ, जीवन से जोड़ रहे हैं आप, तो जीवन से जोड़ रहे हैं तो मोटिवेशन और इंटरेस्ट तभी तो क्रिएट हो रहा है कि कुछ तो कनेक्ट हो ही रहा होगा, मीनिंगफुल होगी लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, तो नेचुरल प्रोसेस एज सच, मतलब इसको जनरली हम स्किल्स के बेसिस पे देख लेते हैं कि भाई नेचुरली वो सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, सारी स्किल्स एक साथ आ रही हैं, तो उस सेंस में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। आज सर ने 4 लर्निंग स्टाइल बताए थे, नेहा 400 भी बताए जा सकते हैं। अलग अलग राइटर, अलग अलग लोग अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स बताते हैं। ये जो मुख्य 3 हैं उनकी बात हम करते हैं, है ना। साइकोलॉजी ऐसा विषय नहीं है, या पेडागोजी की भी अगर हम बात करें, इतने सारे सिद्धांतकार हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सेम चीज पे अलग अलग बात कही है। वही जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, किसी के हिसाब से 3 है और किसी के हिसाब से 4 है और किसी के हिसाब से 14 भी है ना। पेडागोजी स्पेशल में जब आप होते हैं तो मैं बताती हूँ, तो बात को समझना है कि किस सेंस में कही जा रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, बच्चे का इंटरेस्ट भी आएगा और वो अभिप्रेरित भी होगा, तो बाकी तीनों ऑप्शंस अपने आप ही इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग, यानी एक होती है बॉटम अप अप्रोच, दूसरी होती है टॉप डाउन अप्रोच। बात हो रही है टॉप डाउन अप्रोच के बारे में क्या सही नहीं है, बताइएगा। आपके नेम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, आपके स्टूडेंट्स बनाते हैं। अगर अंटिल अनलेस जब तक करेंगे इस पे बात। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट, सिर्फ चैनल्स ही नहीं है, वेबसाइट से लेके पता नहीं क्या क्या अभी काम चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं उस पे काम। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग, टॉप डाउन प्रोसेसिंग के बारे में क्या सही नहीं है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग के बारे में क्या सही नहीं है, फटाफट से बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है लिसनर्स मेक यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, बच्चे दुनिया का ज्ञान बनाने की कोशिश करते हैं इसके द्वारा। लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, यानी हर एक शब्द को समझने की जरूरत है लिसनर्स को। लिसनर्स रिलाय ऑन देयर बैकग्राउंड नॉलेज, जो उनको पहले से पता है उस पर रिलाय करते हैं टॉप डाउन अप्रोच में। या फिर लिसनर्स मेक गेसेस अबाउट द इंटेंडेड मीनिंग, मतलब जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, वो अपने आप एक मीनिंग गैस करने की कोशिश करते हैं सुन करके, किसी कहानी को, कुछ पढ़ करके। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो हमें ये समझना होगा टॉप डाउन और बॉटम अप है क्या, तब हम सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। जब हम बात कर रहे हैं टॉप डाउन अप्रोच की या बॉटम अप अप्रोच की, तो टॉप डाउन ही समझ लेते हैं पहले। टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच ये हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। ठीक, बात सही है नहीं? ठीक, देखें अगर तो टॉप डाउन में आप एक स्टोरी सुनते हैं, पूरा जिस्ट सुन सकते हैं उस स्टोरी का, फिर उस स्टोरी को आप समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप स्टोरी से आते हैं एक पैराग्राफ की तरफ कि अच्छा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या कहा गया है। फिर उस पैराग्राफ से भी आप जाते हैं आपके कोई एक सेंटेंस की तरफ मान लेते हैं, और भी इसमें बीच में कई चीजें रहती हैं, सेंटेंस। फिर सेंटेंस को भी आप तोड़ के देखते हैं, अच्छा इस वर्ड का क्या मतलब है। फिर उस वर्ड से भी आप अल्फाबेट पे चले जाएं, अगर ABCD है ना, तो ये आप टॉप से जो मेन मीनिंग था स्टोरी का, उससे नीचे तोड़ करके आते जा रहे हैं। पैराग्राफ पे आए, पैराग्राफ से आप सेंटेंस पे आए, सेंटेंस से आप क्लॉज पे आ सकते, फ्रेज पे आ सकते हैं, फिर उससे आप वर्ड पे आ सकते हैं, फिर आप एक लेटर पे भी जा सकते हैं। तो ये है टॉप से डाउन, यानी मीनिंग से आप नीचे तोड़ते हुए स्ट्रक्चर को आगे। बॉटम अप क्या है? बॉटम अप है, शुरुआत करते हैं आप किससे, बिल्कुल वर्ड मीनिंग से, या एक अल्फाबेट से या लेटर से, ABCD सीखने से। फिर आप वर्ड सीखते हैं, वर्ड के बाद आप एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं, तो आप सेंटेंस को समझते हैं। फिर आप उसके बाद एक पैराग्राफ पे जाते हैं, पैराग्राफ पे जाते हैं, फिर आप जाते हैं स्टोरी या एक कंप्लीट स्टोरी के मीनिंग पे। तो आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी बॉटम अप। ABCD से आप एक कंप्लीट स्टोरी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो टॉप डाउन अप्रोच में स्टोरी का जस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आपको सेंस समझ में आ जाना चाहिए। एक एक वर्ड जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आया हो, वो तो आप बाद में तोड़ करके समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिसनर्स मेक यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की समझ का इस्तेमाल करते हैं। हाँ ठीक है, लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, ये कहना गलत है, क्योंकि आपको जो दुनिया की समझ है वो आप कहानी को समझने में इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं आपको हर शब्द किसी मूवी में, किसी किताब में, किसी कहानी में समझ में आए, लेकिन आप सेंस बनाते हैं वो पढ़ करके कि अच्छा इसका मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में ये हो सकता है। ठीक, किसी गाने में भी, इवन फॉर दैट मैटर, आप कोई पंजाबी गाना सुन रहे हैं, जरूरी नहीं आपको सारे शब्द समझ में आए, है ना, लेकिन आपको एक मोटा मोटा मीनिंग समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है? लिसनर्स नीड नॉट टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड,
जबकि वहीं आप उल्टा पंजाबी सीखना शुरू कर दें अगर बिल्कुल शब्द उससे ABCD से लेटर्स से, तो फिर क्या होगा, फिर बॉटम अप अप्रोच हो जाएगी, फिर वहां आपको एक एक मीनिंग वर्ड सब समझ में आना चाहिए। तो लिसनर्स रिलाई ऑन देयर बैकग्राउंड नॉलेज, हाँ कि आपको जो पहले से पता होगा उसका आप यूज करके समझ बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कहना चाहता है ना। लिसनर्स मेक गैसेस अबाउट द इंटेंडेड मीनिंग, हाँ मीनिंग क्या हो सकता है उसको लेकर के आप गैस करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि टॉप डाउन अप्रोच में आपको हर एक शब्द समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच टूल इज नॉट आइडियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी एक होता है समेटिव असेसमेंट जिसमें मार्क्स वगैरह की बात की जाएगी, जजमेंट के लिए है एक तरह से, अगर देखा जाए कितने % नंबर आए, साल में 2 बार होगा या बिल्कुल एंड में होगा टर्म के। वहीं फॉर्मेटिव क्या है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है, FA जिसको कहते हैं हम, साल में 4 बार FA हो रहे हैं, FA1 FA2, अब तो टर्म वाला सिस्टम आ गया है। तो विच टूल इज नॉट आइडियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कौन सा टूल आइडियल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, यानी जहां पे बच्चे को ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम आकलन कर पाए पूरे साल भर में एक्टिविटी बेस पे। जरूरी नहीं वहां पे पेपर पेंसिल टेस्ट हो, और FA में पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं होता है, SA में जनरली पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। तो प्रोजेक्ट एक्टिविटी बेस्ड है तो FA का उदाहरण है, क्लास प्रेजेंटेशन ये भी एक्टिविटी बेस्ड ही है, असाइनमेंट एक्टिविटी बेस्ड ही है, लेकिन पेपर पेंसिल टेस्ट ये SA में चला जाता है। तो यही सही है क्योंकि पेपर पेंसिल टेस्ट ही गलत था, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट लिखा हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है असेसमेंट डन थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू क्लैरिफाई स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड डैश। मतलब वो आकलन जो थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा हो टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की समझ को बेहतर करने के लिए, थ्रू आउट यानी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया चल रही है, बीच में जहां बच्चों को दिक्कत आ रही है वो भी समझा जा रहा है, जहां वो बेहतर कर सकता है उसको भी समझा जा रहा है, ठीक। तो थ्रू आउट चल रही हैं चीजें। तो असेसमेंट इन लर्निंग है या असेसमेंट एज लर्निंग है, फॉर है या ऑफ है। ऑफ लर्निंग आफ्टर होगा, थ्रू आउट नहीं चलेगा। आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको टेस्ट लेना है, देखना है कितने नंबर आए, वो ऑफ लर्निंग है। SA का उदाहरण है, यहाँ पे हमें FA यानी फॉर्मेटिव रचनात्मक आकलन का उदाहरण चाहिए। असेसमेंट एज लर्निंग होता है सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद का आकलन खुद से करे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है भाई, सीखने के लिए आकलन, ये बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये प्रक्रिया चल रही है ना। बच्चों को कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ वो फीडबैक की जरूरत है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इन लर्निंग तो चैप्टर में ही इंक्लूडेड होता है तो इसलिए वो आएगा नहीं यहाँ पे। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इसका उदाहरण है, फॉर लर्निंग का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लर्नर्स शुड बी एक्सपोज्ड टू लैंग्वेज, यानी भाषा का उनको माहौल मिलना चाहिए, ठीक है। एंड एरर्स आर एविडेंस दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस इज एडवोकेटेड बाय, यानी बच्चों को आपको भाषा का माहौल देना चाहिए। एंड एरर्स यानी जो गलतियां उनसे हो रही हैं, आर एविडेंस, वो ये सबूत है इस बात का कि लर्निंग हो रही है। यानी बच्चा अगर सीखेगा नहीं तो गलती भी नहीं होगी, गलती हो रही है इसका मतलब सीख तो रहा है, ठीक है ना, सीख तो रहा है। तो लर्नर्स शुड बी एक्सपोज्ड टू लैंग्वेज एंड एरर्स आर एविडेंस दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस एडवोकेटेड बाय। कौन लोग कहेंगे कि अगर गलतियां हो रही हैं तो बच्चा सीख रहा है, और लैंग्वेज का उसको एक्सपोजर दीजिए, स्पेस दीजिए, माहौल दीजिए लैंग्वेज का बच्चे को, तभी वो बच्चा भाषा सीखेगा। तो ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव है ये, मानवतावादी। साइको एनालिस्ट यानी मनोविश्लेषणवाद। देखिए ह्यूमनिस्ट आपको जनरली ये इज्म नहीं पढ़ने होते हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी नहीं पढ़ने होते हैं। जब पेडागोजी स्पेशल या आप सीटेट के बाद की तैयारी करते हैं तो ये मैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी सारे डिस्कस करती हूँ, पहला ही चैप्टर है ना। तो मानवतावादी लोग ये मानते हैं कि ह्यूमंस इनहेरेंटली अच्छे ही होते हैं और बाकी तो सिचुएशन है, ये है वो है, और इसमें कार्ल रॉजर्स आपके अब्राहम मैस्लो आ जाते हैं, तो आपको वो जानना नहीं है। और ये ह्यूमनिस्टिक थॉट नहीं है कि लैंग्वेज के बारे में बात करना, लैंग्वेज दिमाग से जुड़ी हुई एक चीज है, और कॉग्निटिविस्ट लोग यहाँ पे ऐसी बात करेंगे, ना कि साइको एनालिस्ट। सिगमंड फ्रॉइड यहाँ पे आ जाएंगे, मन के विश्लेषण की बात करेंगे, सपनों का मनोविज्ञान या इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की बात करेंगे, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की बात करेंगे, इड ईगो सुपर ईगो की बात करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो ये अलग ही कहानी चली जाएगी। बिहेवियरिस्ट जो है वो तो भाई कंडीशनिंग की बात करेंगे, रट्टा लगवाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रिपीट कराते रहो, हैबिट फॉर्मेशन करा दो, ये करा दो, वो करा दो, इसको भी हम बहुत अच्छा नहीं मानते एजुकेशन के लिए। कॉग्निटिविस्ट लोग हैं जो ये कहेंगे कि गलतियां सीखने का ही हिस्सा हैं, और आप माहौल दीजिए तो हमारा ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करेगा। थिंकिंग ब्रेन क्या है, कंप्यूटर की तरह है जिसमें चीजें जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, रिटेन करना, समझ बनाना, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब पे ध्यान देंगे कॉग्निटिविस्ट लोग। और एक नॉम चॉम्स्की भी आपकी कहीं ना कहीं
कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो आप उनको, हालांकि वो नेटिविस्ट माने जाते हैं लैंग्वेज को लेकर के, यानी नेटिविस्ट वो लोग जो कह रहे हैं कि इनेट क्षमता है आपके ब्रेन में भाषा को एक्वायर करने की। तो ये संज्ञानवादी हैं, कॉग्निटिविस्ट लोग हैं जो ये कहेंगे कि भाषा के लिए आप एक्सपोजर दीजिए और गलती हो रही है इसका मतलब सीख रहा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है, क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज, यानी रचनात्मकता भाषा की शिक्षा में क्या है। पहला है क्लासरूम एक्टिविटी यूजिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी आप क्लासरूम एक्टिविटी करा रहे हैं कुछ नए मेथड्स का इस्तेमाल करके, यानी क्रिएटिविटी यानी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो सुंदर लग रही है देखने में, फिर भी सेकंड ऑप्शन देखेंगे, क्लासरूम मटेरियल यूजिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होता है आप कम्युनिकेशन को माध्यम बना करके भाषा सिखा रहे हैं, यानी बच्चे आपस में चर्चा